गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के बारे में। इंट्रोडक्शन में आपके पास आएगा व्हाई वी नीड टू स्टडी इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज एंड व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट। हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए कि ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। फूड क्यों चाहिए हमें? फूड सप्लाई, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ऑल विच आर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ एंड द हेल्थ ऑफ द बॉडी। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी तो आपकी बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी, आपकी बॉडी डेवलप नहीं हो पाएगी और आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रह पाएगी। तो इसलिए हमें खाना चाहिए। अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये आप समझिए इस चीज़ को कि हमारी जो पॉपुलेशन है, आखिर हमें क्यों जरूरत पड़ी इंप्रूवमेंट करने की। इंप्रूवमेंट तब की जाती है जब आपको लगता है कि कुछ कमी है, उन कमियों को दूर करना आपने। हमारी पॉपुलेशन 130 करोड़ से भी ज़्यादा है और पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है। ऑलरेडी हमारे पास इतनी लैंड अवेलेबल नहीं है कि हम वहाँ पे एग्रीकल्चर को बढ़ा सकते हैं। वन वे है आइदर टू द डिफॉरेस्टेशन, जो कि हमारे फेवर में नहीं है। सो व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, जो आपके पास लैंड अवेलेबल है हम उसी लैंड को बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स वी इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप। तो जिससे आप क्या कर सकते हो, कम एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन के साथ, एफिशिएंसी के साथ, न्यूट्रिएंट वैल्यू के साथ आप उन चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। आगे आता है कि सोर्सेज ऑफ फूड। आपके पास दो सोर्सेज फूड है, फर्स्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, सेकंड फ्रॉम द एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर से आप क्या है, जैसे राइस, गेहूं, फ्रूट्स, ऑल दीज कम फ्रॉम द एग्रीकल्चर, peas, and food from the animal husbandry, butter, ghee, milk, egg, fish, all these are from the animal husbandry. In this video we will discuss the food from the agriculture. तो फूड रेवोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं पहले हम। वाई फूड रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन के बारे में आपने सुना होगा, लड़ाई 1857 की क्रांति, रेवोल्यूशन था बहुत बड़ा। तो ऐसे ही यहाँ पे रेवोल्यूशन किया गया। यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया गया, इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना था, किसमें, खुद पे, कि हमें कहीं बाहर से अनाज ना लेना पड़े, गेहूं ना लेना पड़े। तो इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया। व्हाइट रेवोल्यूशन क्यों किया गया, इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, किसमें, मिल्क में। और इसमें जो मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है वर्गीज कुरियन को। ब्लू रेवोल्यूशन, पानी को हम ब्लू बोलते हैं, पानी का कलर ब्लू बोल के चलते हैं कि पानी का कलर ब्लू होता है। तो पानी में कौन रहता है, मछलियां रहती हैं, फिश रहती है। सो ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द फिश प्रोडक्शन। दैट मीन कि यहाँ पे फिश प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए ब्लू रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया। देन येलो रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन में क्या किया, जो दालें आपकी पीज है, इन सब की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए येलो रेवोल्यूशन क्या किया गया, स्टार्ट किया। क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन इज योर all these, चने की दाल, मूंग की दाल, peas, all these things are in the, so that's why these revolution started. There are one more revolution, that is pink revolution. They, we are not going to discuss that one. So for green, white, blue, yellow, then we have the crop season, खरीफ सीजन एंड द रबी सीजन। आपने सुना होगा कि फसलें हम दो सीजन में लगाते हैं, एक खरीफ सीजन है, दूसरा आपके पास क्या है, रबी सीजन है। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं कि खरीफ सीजन आपके पास क्या है और रबी सीजन आपके पास क्या है। खरीफ सीजन, आपको टाइमिंग याद रखनी है। जो खरीफ सीजन आपके पास होता है, जो अब स्टार्ट होगा इस टाइम, समर सीजन फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर, जो जून से शुरू होकर के आपका अक्टूबर तक जाएगा। या आप ये कह लो कि जो रेनी सीजन आपके पास, जो बारिश का टाइम है, इस टाइम आपके पास जो सीजन है वो आपका होगा खरीफ सीजन। जो इस टाइम क्रॉप ग्रो की जाती है, दे नीड एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा पानी चाहिए इन फसलों को। एग्जाम्पल ऑफ खरीफ सीजन आर पैडी, सोयाबीन, maize, black gram, green gram, all these are the example of your kharif season crop. Then the rabi season. Rabi season, winter season from the month of November to April. जो अभी पीछे गया है, ये आपके पास क्या था, रबी सीजन था, जहां पे आप, यहाँ पे जो आपकी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, दे रिक्वायर वेरी लेस वाटर, बहुत कम पानी चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ रबी सीजन आर wheat, gram, peas, mustard, all these are the रबी सीजन। देन इंप्रूवमेंट इन द क्रॉप यील्ड, कि इंप्रूवमेंट कैसे की जा सकती है क्रॉप यील्ड में। फर्स्ट आपके पास है क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आपके पास है। क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट में आप क्या करते हैं, हायर यील्ड, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, डिक्रीज मैच्योरिटी ड्यूरेशन। आप इन सब बातों की, इन सब बारे में हम बात करेंगे। तो हायर यील्ड का मतलब क्या है,
हायर यील्ड ऑफ क्रॉप बाय अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजीज लाइक क्रॉस ब्रीडिंग एंड द हाइब्रिडाइजेशन। हायर यील्ड मतलब आप हाइब्रिड, जैसा आपने सुना होगा कि आप हाइब्रिड बीज, आजकल हाइब्रिड सीड्स आते हैं जिनकी प्रोडक्शन क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। दैट मीन आपका मेन टारगेट होता है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। देन इम्प्रूव क्वालिटी। अब देखिए प्रोडक्शन ज्यादा है, न्यूट्रिएंट वैल्यू कम है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इम्प्रूव क्वालिटी में उसकी क्वालिटी को भी क्या किया जाता है, एनहांस किया जाता है। देन बायोटिक एंड द एबायोटिक रेजिस्टेंस। देखिए आपको पहले बताना चाहूंगा कि व्हाट इज बायोटिक, व्हाट इज एबायोटिक। बायोटिक मतलब बायोलॉजिकल, कि जो बायोलॉजी, जैसे इंसेक्ट क्या होते हैं, फसल को खराब कर देते हैं, तो वो इज बायोटिक। एंड द एबायोटिक, जैसे सूखा पड़ गया, ड्रॉट, सेलिनिटी, हीट, कोल्ड, ये आपके आते हैं एबायोटिक रेजिस्टेंस में। सो आपकी जो क्रॉप आप चाहोगे कि वो बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस हो, मतलब इनका कोई इफेक्ट ना हो, तो ये होते हैं आपके बायोटिक और एबायोटिक आपके पास। देन डिक्रीज मैच्योरिटी ड्यूरेशन। देखिए जो कम ड्यूरेशन की क्रॉप है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप रिक्वायर लेस कॉस्टिंग एंड द मोर राउंड ऑफ क्रॉप। कि आप कोई फसल आपके पास साल में 2 महीने में एक बार हो जाती है, तो दैट मीन्स की जो टाइमिंग कम है, टाइमिंग कम होने से क्या होगा आपके पास, कि आप कम टाइम में ज्यादा क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो। अगर टाइम कम होगा तो क्या होगा वहां पे, कि आपका पानी कम लगेगा, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। देन देखिए वाई क्रॉप मैनेजमेंट। क्रॉप मैनेजमेंट क्यों की जाती है, यहाँ पे बात करेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में, इरिगेशन और क्रॉपिंग पैटर्न की बात करेंगे। सो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आपके पास क्या आएगा, लाइक अदर ऑर्गेनिज्म प्लांट आल्सो रिक्वायर सम एलिमेंट फॉर द ग्रोथ। कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कुछ एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उन्हीं एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब इन न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड किया गया आपके पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। टोटल जो प्लांट्स को चाहिए 16 उनको चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। इन 16 न्यूट्रिएंट्स में से कुछ तो क्या होता है आपके पास इनमें से मैंने बोला 16 चाहिए। सो दीज इंक्रीमेंट्स को भी, जो आपके 16 है, इनको भी दो टाइप में डिवाइड कर दिया, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके वो होते हैं जो आपको ज्यादा अमाउंट में चाहिए, जिनकी जरूरत ज्यादा है। और माइक्रो मतलब जो आपको कम क्वांटिटी में चाहिए, कम जिसकी रिक्वायरमेंट है, वो होते हैं आपके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट द एसेंशियल एलिमेंट्स व्हिच आर यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स रिलेटिवली इन लार्ज क्वांटिटी आर कॉल्ड द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके पास क्या है, द एसेंशियल एलिमेंट व्हिच आर यूज्ड बाय प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स आपके पास है सप्लाई किए जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बाय एयर, वाटर एंड द सॉइल। सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपके पास देखिए, एयर से आपको क्या क्या मिलता है, कार्बन, हाइड्रोजन मिलता है आपको। और वाटर से आपको क्या मिलता है, हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन। एयर से कार्बन ऑक्सीजन, एंड वाटर से आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपको मिलता है। अब सॉइल से आपको क्या मिलता है, सॉइल से जो आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनमें आपके पास मेन है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड द सल्फर। और माइक्रो जो आपको मिलते हैं वो आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, ऑल दीज आर द nutrients which are required from the soil. Then we have the manure and the fertilizer. Manure का मतलब क्या है, it is a kind of natural fertilizer formed from decomposition of animal excreta and the plant waste. जो खाद तैयार की जाती है वो आपके पास क्या आता है, मैन्यूर आता है। इट मेनली कंटेन ऑर्गेनिक मैटर एंड सम न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल अमाउंट। इट हेल्प इन इंप्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर बाय इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब आप समझिए कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब यहाँ पे क्या है। आप समझिए कि आपने खेत में पानी दिया, क्रॉप को पानी दिया, आपने पानी दिया नहीं कि वो पानी खत्म हो गया, पानी जमीन के नीचे चला गया। लेकिन क्रॉप्स क्या है, जब आप पैडी लगाते हो तो वहां पे पानी तो लगातार चाहिए आपको, आप कितना पानी दे सकते हो। सो दैट मीन वहां पे आपकी जो क्रॉप है, जो आपकी लैंड है, सॉइल है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, कि वो कितनी देर तक पानी को होल्ड कर सकती है। और उसी होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मैन्योर का यूज करते हैं, जो सॉइल की होल्डिंग कैपेसिटी क्या करता है, एनहांस कर देता है। उसके बाद आपके पास आता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर आर द केमिकल मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्रीज एंड आर हाईली रिच इन न्यूट्रिएंट्स। मतलब ऐसे फर्टिलाइजर आपके पास जो ये है, जो जिनको फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिनको फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो हम आर्टिफिशियल बना रहे हैं, उनमें आपके पास क्या है, हाईली रिच न्यूट्रिएंट्स आपके पास होते हैं। लाइक
nitrogen, phosphorus, potassium. They provide large amount of nutrients and thus ensure better growth of plant. आप ये बात समझिए कि बेटर ग्रोथ, अगर आप फर्टिलाइजर डाल रहे हो, ज्यादा डाल रहे हो, तो प्लांट की ग्रोथ भी तो क्या होगी, ज्यादा होगी ना। आजकल आप देखते हो कि 5 कट्टे 6 कट्टे यूरिया डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? प्रोडक्शन को बढ़ाने। अब समझिए, आपके पास है इरिगेशन, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट थ्रू ह्यूमन एफर्ट्स बाय मीन ऑफ कैनल, वेल, रिजर्वोयर, ट्यूबवेल एटसेट्रा नोन एज द इरिगेशन। कि जब आप क्या करते हो, वेल्स, कैनल सिस्टम के थ्रू लैंड पे क्रॉप्स को पानी देते हो, तो वो आपका इरिगेशन होता है। मोस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंडेड ऑन टाइमली मानसून, कि जब बारिश होगी तब पानी आ जाएगा। लेकिन जब टाइमली बारिश नहीं होती या पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द इरिगेशन। तो सोर्स ऑफ इरिगेशन में फर्स्ट आपके पास है वेल। वेल आपका, दीज आर द टू टाइप ऑफ वेल, डग वेल एंड द ट्यूब वेल। डग वेल्स आपके पास क्या है, वेयर वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम वाटर बेरिंग स्ट्रेटा थ्रू बुलक ऑपरेटेड डिवाइस और बाय पंप। क्या होता था कि कुएं खोद के, आपने देखा होगा पहले बुलक कैसे वो बैल यूज करते, बैल घूमते रहते थे, नीचे से पानी आता था, तो वो था आपका जो ओल्ड टाइम्स हम यूज करते थे, वो आपके पास क्या था, डगवेल। अब आपके पास है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल में क्या होता है, वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम अंडरग्राउंड थ्रू डीजल और द इलेक्ट्रिसिटी रन पंप। जो आजकल हम देखते हैं, एक मोटर होती है नीचे, वो घूमती है तो पानी आपका ऊपर आता है, तो ये आपके पास होता है ट्यूबवेल्स। देन कैनल सिस्टम, वाटर फ्रॉम द मेन रिवर और रिजर्वोयर इज कैरिड बाय द कैनल इनटू द फील्ड्स। मतलब कि एक मेन रिवर जा रही है या मेन आपके पास कैनल है, वहां से फर्दर छोटी छोटी कैनल बना करके फील्ड को इरिगेट किया जाता है, तो ये आपका होता है कैनल सिस्टम। आगे रिवर लिफ्ट सिस्टम, इन दिस सिस्टम वाटर इज डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द रिवर फॉर द सप्लीमेंटिंग इरिगेशन। मतलब डायरेक्टली रिवर से क्या किया जाता है, उसको लिफ्ट किया जाता है, पानी को लिफ्ट किया जाता है और इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। और ये यूज कहाँ पे किया जाता है, वेयर इनसफिशिएंट फ्लो फ्रॉम द कैनल। अगर जहाँ पे कैनल का फ्लो प्रॉपर नहीं होता, वहां पे डायरेक्टली रिवर से पानी को लिफ्ट करके इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। देन आपके पास है रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। रेन हार्वेस्टिंग मतलब कि जो बारिश का पानी है उसको यूटिलाइज करना, बाद में इकट्ठा कर लिया आपने एक बार, देन लेटर ऑन यूटिलाइज दैट वाटर फॉर द इरिगेशन सिस्टम। सो रेन वाटर इज कलेक्टेड एंड रिसाइकिल्ड इनटू ग्राउंड बाय डिगिंग कैनल्स। उसको ग्राउंड वाटर मतलब क्या कहते हैं, ग्राउंड में गड्ढे बना करके उसको इकट्ठा, तालाब बना लिया, तालाब में पानी इकट्ठा होगा आपके पास, तो उसको लेटर ऑन बाद में यूज किया जाता है। Then watershed management. Small check dams are built up in the watershed area to increase percolation of water into ground and reduce flow of rainwater to prevent soil erosion. अब आप देखिए यहाँ पे सॉइल इरोजन आपके पास क्या है। सॉइल इरोजन आपके पास यहाँ पे आएगा कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश के साथ पानी का फ्लो भी ज़्यादा होता है। अगर पानी का फ्लो ज़्यादा है तो उसमें आपके पास क्या होगा कि जो अपर लेयर है सॉइल की, वो साथ में इरोज हो जाती है, इरोड हो जाती है, जिससे आपको पता है कि आपकी जो अपर लेयर है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है। आपकी उसी लेयर में आपके पास क्या है, ह्यूमस प्रेजेंट है। तो अगर वो लेयर चली गई, आपके न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, तो आपकी क्रॉप को क्या है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, ठीक है ना। तो आपके इसलिए वाटरशेड मैनेजमेंट किया जाता है। देन आपके पास यहाँ पे क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न एंड द क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट आपके पास। सो क्रॉपिंग पैटर्न आपके पास क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, जिसमें आपके पास वीट प्लस ग्राम आप कर सकते हो, वीट प्लस मस्टर्ड आप कर सकते हो, ग्राउंड नट प्लस सनफ्लावर। दैट मीन कि एक साथ एक या एक से ज्यादा फसलों को ग्रो करना, वो आपके पास क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न में आपके पास आएगा। अब यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग भी की जाती है। इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन ए डेफिनेट पैटर्न। क्या किया जाता है, कुछ रोज वन क्रॉप की लगा लेते हैं, अल्टरनेट फिर कुछ क्रॉप्स की, कुछ रोज आप दूसरी क्रॉप की लगाते हो। इस तरह आपका चलता रहता है। जैसे सोयाबीन प्लस मेज लगा लिया, फिंगर मिलेट प्लस कॉफी आपने लगा लिया, जिसको बाजरा या लोबिया हम बोलते हैं। सो क्रॉप आर सिलेक्टेड सच दैट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आर डिफरेंट। मतलब उनको सिलेक्ट किया जाता है कि उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आपकी डिफरेंट है। अगर सेम न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है तो प्रॉब्लम है। अब न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बोलेगा, आपने यूरिया डाल दिया, ठीक है ना, फसल में, तो कुछ को यूरिया कम चाहिए, कुछ को ज्यादा चाहिए। कुछ आपने दूसरी आपने सप्लीमेंट डाला, पेस्टिसाइड डाल दिया,
दूसरे को कम चाहिए, पहले को ज्यादा चाहिए, ऐसी चीजें हो सकती है ना। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिएंट वैल्यू उनको क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। इससे होता क्या है, दिस एंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट सप्लाइड, कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा उनका, जितने आप उनको, अगर आप एक्स्ट्रा को चीज दे रहे हो तो एक्स्ट्रा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ। किसी को आप एक्स्ट्रा चीजें दिए जा रहे हो वो तो क्या होगा, प्रॉब्लम ही होगी ना। आपको एक बच्चा ऑलरेडी फैट है, मोटा है, आप उसको डेली डेली खाना दिए जा रहे हो, बेटा और खा, तो क्या होगा, एक्सेस जाना, कोई काम तो नहीं आ रहा ना, बॉडी की रिक्वायरमेंट तो नहीं है इतना ज्यादा खाने की, लेकिन हम दिए जा रहे हैं तो उसके लिए यूज तो नहीं है ना। तो हम क्या चाहेंगे कि जितने न्यूट्रिएंट्स हम दें वो सारे के सारे क्या हो जाए, आपके यूज हो जाए वहां पे। फिर आपके पास है nutrients and also prevent pest and the disease from spreading to all the plant, that mean एक क्रॉप में अगर पेस्टिसाइड मतलब कहते हैं डिसीज आ गए, इंसेक्ट्स आ गए, तो दूसरी क्रॉप को अफेक्ट नहीं करेंगे। दैट मीन अगर पूरे आपकी जो आपने दो क्रॉप्स लगाई है, एक क्रॉप में डिसीज आ गई तो दूसरी आपकी सेफ रहेगी ना। दैट मीन ये आप अपने लॉस को यहाँ पे क्या करते हो, कम कर सकते हो। ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड इन ए प्री प्लान सक्सेशन नोन एज द क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन आपके पास क्या है कि प्लानिंग के साथ क्रॉप को लगाना। जो क्रॉप्स को पानी ज्यादा चाहिए उनको कौन से सीजन में लगाना है, जिनको पानी कम चाहिए उनको कब लगाना है। अब जैसे आप देखिए कि आपने जीरे चावल लगाने हैं, तो आप रेनी सीजन ही चूज करेंगे उसके लिए ना, क्योंकि रेनी सीजन में आपके पास क्या होता है, पानी ज्यादा होता है, और जो फसल को पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा उनको अब हम लगाएंगे। तो ये होता है क्रॉप रोटेशन। डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन, क्रॉप रोटेशन इज डन फॉर द डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो। द अवेलेबिलिटी ऑफ द मॉइस्चर एंड द इरिगेशन फैसिलिटी डिसाइड द चॉइस ऑफ द क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड आफ्टर वन हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब एक फसल कटने के बाद कौन सी हमने फसल लगानी है। देन अ क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन का मतलब है प्रोटेक्ट करना, बचाना। किससे बचाना, बायोटिक और एबायोटिक, आपको बताया था मैंने। बायोटिक रेजिस्टेंस होनी चाहिए फसल, एबायोटिक रेजिस्टेंस आपके पास होनी चाहिए। एबायोटिक देखिए तो भगवान की मर्जी है, कब बारिश ज्यादा हो जाए उससे बचाना मुश्किल है। So field crops are infected by large number of weeds, insect, pest or disease. If weeds and pests are not controlled at the appropriate time, then they can damage the crop so much that most of the crop is lost. अगर टाइमली प्रोटेक्ट नहीं किया गया क्रॉप को तो पूरी तरह से क्रॉप क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। सो वीड्स आपके पास क्या होते हैं, वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट इन द कल्टिवेटेड फील्ड। जैसे आपका यहाँ पे जेंथियम लिखा है, यहाँ पे पेनेथियम लिखा है यहाँ पे, ठीक है। दे कम्पीट, अब देखिए कोई एक्स्ट्रा चीज होगी तो उसको क्या चाहिए, खाना भी चाहिए ना। किससे कम्पीट करेगा, वो कम्पीट करेगा क्रॉप के साथ करेगा। सो दे कम्पीट फॉर फूड, स्पेस एंड लाइट। वीड्स टेक अप द न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द growth of the crop. Therefore, removal of weeds from the cultivated field during the early stage of crop growth is essential for the good harvest. देन आपके पास है इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या करते हैं, इंसेक्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, दे कट द रूट, स्टेम एंड लीफ। वो पत्ते काट देते हैं, रूट को काट देते हैं, इससे सूख जाता है पेड़। दे सक द सेल सैप फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड दे बोर इनटू द स्टेम एंड द फ्रूट। हम देखा होगा कि फ्रूट्स लेके आते हैं, उनके बीच में कीड़ा होता है, तो वो ये सब क्या इंसेक्ट्स आपके पास हैं जो कि बायोटिक में आ जाते हैं। दस दे अफेक्ट द growth and the health of the crop and reduce the yield. Disease in plant are caused by the pathogens such as the bacteria, fungi and the viruses. ठीक है, these pathogen can be present in and transmitted to the soil, water or air. अब इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, इनको कंट्रोल करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ द वेरियस मेथड्स, जिसमें आपका मोस्ट कॉमन मेथड है पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। पेस्टिसाइड्स में आपके पास हर्बिसाइड्स आएंगे, इंसेक्टिसाइड आएंगे, फंजीसाइड आएंगे। इन केमिकल्स को स्प्रे किया जाता है, लेकिन स्प्रे भी हम क्या है ज्यादा कर देते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ज्यादा अमाउंट यूज करेंगे क्योंकि ये पॉइजनस होते हैं, ठीक है ना। सो वीड कंट्रोल मेथड, इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल रिमूवल कर सकते हैं। मैकेनिकल रिमूवल में हाथ से उखाड़ रहे हैं उनको, हाथ से फाड़ रहे हैं उनको, ठीक है, निकाल के साइड में डाल देते हैं, तो ये होता है वीड मैकेनिकल रिमूवल हो जाती है। प्रिवेंटिव मेजर आपने करने पड़ते हैं। हमने देखा होगा कि जैसे अभी आपका गेहूं के बाद हम फसल को ना कुछ नहीं प्लॉक करके छोड़ देते हैं ट्रैक्टर चला के, उससे क्या होता है वीड कंट्रोल हो जाता है, जो एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। तो ये आपका पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में।